हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम राइटिंग टास्क 2 के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होल एसे, हाउ वी कैन राइट एन होल एसे एंड हाउ वी कैन ऐड सम वेरिएशन इन आवर एसे। ड्यू टू दैट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एज वेल। इस पूरी वीडियो में हम पूरे एसे को किस तरह से हम एक नई वेरिएशन दे सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे और देखते हैं इस वीडियो में हम राइटिंग टास्क 2 के सेंटेंस स्ट्रक्चरों पर किस तरह से फोकस करते हैं। तो राइटिंग टास्क 2 में हमें किस तरह से अपना ऐसे लिखना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सैम्पल आंसर पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखने आपके लिए मैंडेटरी है। जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ कहाँ आपको कम फोकस करना है, वो आपको फॉलो करनी है चीज़ें। और उसके बाद हम सैम्पल आंसर इसी मेथड से देखेंगे कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है इसमें कुछ लिंक मैं रेफ़र करूं तो वो बिल्कुल राइटिंग टास्क 2 के लिए मैंडेटरी होंगे, लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उनको आप देख लेना एक बार। अगर आपको बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो इनफ है इस पूरे ऐसे को बिल्ड करने के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं हम राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में अपनी बात करेंगे टेम्पलेट के ऊपर, कि जो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे ऐसे का जो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, 4 तरह के हमारे पास मेनली तो क्वेश्चंस होते हैं जो राइटिंग टास्क 2 में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम उन्हीं 4 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से किस में कैसा स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। ये स्ट्रक्चर जो हम करेंगे वो एक बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात हमारा ये है कि हम किस तरह से सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ किस तरह से बना सकते हैं, और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये किस तरह से बना सकते हैं। ये हम सब इस वीडियो में करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो, लेंथी हो सकती है, 1 to 130 की हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगी। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। लाइक मैं आपको 0 से लेके पूरी एडवांस राइटिंग तक 7-8 बैंड तक पूरा इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी वेस्टिंग के शुरू करते हैं। राइटिंग टास्क 2 में जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक टू स्ट्रक्चर हाउ टू फॉर्म देन ऐसे, इसके लिए 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारी इंट्रोडक्शन है। ओके, जैसे ही हम अपनी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं तो हमें आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मतलब कि बॉडी वे में लिखते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है। कैन बी 1, इट कैन बी 2, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3, क्योंकि हमारी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो 250 वर्ड्स होती हैं। और एग्जामिनर चाहता है कि जो भी 250 वर्ड्स हम इसमें अपने ऐसे में लिखें वो बिल्कुल हमारी नॉलेज के बिहाफ पे हो, ना कि एक रूट लर्निंग के बिहाफ पे कि हम कुछ लाइन कॉपी कर लें, रट्टा मार लें उनका और फिर क्रैमिंग करके उनको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिखाएं। तो उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता राइटिंग टास्क 2 का पूरा ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर का कहना एक होता है कि अगर आप 250 वर्ड्स में से अगर आप 200 वर्ड्स भी लिख रहे हो तो हम चाहते हैं कि 200 वर्ड्स वो विदाउट रूट लर्निंग हो, कि विदाउट क्रैमिंग आप लिखो, तो हम मानेंगे कि आपका राइटिंग का लेवल कितना है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इजी होगा कि आपका राइटिंग का लेवल एनालाइज करना। ओके, तो सेकंड हमारा बॉडी पैराग्राफ है, इट कैन बी 1 और 2, मे बी 3। ओके, थर्ड हमारे पास होता है कंक्लूजन के ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे सबसे पहले। अब इनमें भी डिविजन्स आएंगी, सब डिविजन्स आएंगी। अब राइटिंग टास्क 2 में हमें 3 देखी, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। अब इसके अंदर में हमारे पास 3 सब डिवीजन है, 3 है, किसी के अंदर 2 हैं, किसी के अंदर 4 भी हैं। ओके, तो उनके ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे। एक बार बताना चाहता हूं आपको कि इंट्रोडक्शन, लाइक फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन गिव दैट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉडी पैराग्राफ, हाउ टू बिल्ड एन essay and body paragraph, how to deliver our ideas in front of examiner in the form of writing, and how we can conclude all these steps we have done
इन आवर प्रीवियस स्टेप्स। ओके, सो इन्हीं सभी स्टेप्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि हम कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे और कंक्लूजन के लिए बेस्ट स्टेप हो सकता है हमारा कंक्लूजन लिखने में। जब भी हम अपनी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं उसमें हमारे पास सब डिवीजन में 3 पार्ट्स हमारे पास कॉमन आते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है एक जर्नल लाइन। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर जर्नल लाइन, तो उसके बाद इसको हुक लाइन भी बोल देते हैं, हुक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, जनरल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब डिवीजन है इंट्रोडक्शन में। पैराफ्रेजिंग बताऊंगा आपको, आप किस तरह से पैराफ्रेज कर सकते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट को। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास हमारा जो भी इंट्रोडक्शन में पार्ट आता है, सब डिवीज़न आती है, वो हमारा होता है डिसीजन मेकिंग, जहां हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम अगर एग्री हैं, डिसएग्री हैं, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैं यहाँ पॉइंट या ओपिनियन लिख सकता हूँ, ओपिनियन। ओके, यहाँ अपना ओपिनियन देंगे एग्जामिनर को। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इंट्रोडक्शन में यही 3 चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये तो कहीं और भी सीख सकते थे, किसी और वीडियो में भी देख सकते थे, ज़रूर देख सकते थे, और हो सकता है जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उन्होंने भी आपको ये बताया हो। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, मेन फोकस हमारा रहेगा कि जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है टू कम्पीट विद दिस राइटिंग टास्क 2। ओके, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक ओपिनियन। हम अपना ओपिनियन जिस तरह किसी मर्जी तरह से दे सकते हैं, इसके मल्टीपल वेज हैं। आपके सेंटर वालों ने या इंस्टीट्यूट वालों ने आपको बताया भी होगा कि किस तरह से हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करना सिखाऊंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो फॉर पैराफ्रेजिंग योर स्टेटमेंट एंड जनरल स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे अभी। तो ओपिनियन आप किस तरह से देख सकते हो और कैसे ओपिनियन आप दे सकते हो। तो एग्री, डिसएग्री, लाइक दिस टाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर वॉचिंग दीज स्मॉल स्लैप ऑफ दैट वीडियो। ओके, तो इंट्रोडक्शन में जर्नल लाइन सबसे पहले हम लिखेंगे कि जर्नल लाइन देखेंगे कि जर्नल लाइंस, देखो जर्नल लाइंस मैं अपलोड कर सकता हूँ, वीडियो हो सकता है मैंने चैनल पे अपलोड भी की हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ 2021-2022 स्टूडेंट्स के लिए कि आप जर्नल लाइंस का यूज़ मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये क्योंकि हमारे लिए पहली बात तो ऑप्शनल होती है, कोई मैंडेटरी नहीं होता। आईडीपी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें जर्नल लाइन हमारी लिखनी ज़रूरी है। मेनली तो जर्नल लाइन का काम क्या होता है, पहले ये बताना चाहता हूँ कि जर्नल लाइन का काम मेनली ये होता है कि एग्जामिनर को ये पता लग जाता है कि ऐसे किसके बिहाफ पे, किसके ऊपर बेस्ड ऑन है। ओके, किसके ऊपर हम जर्नल लाइन लिखते हैं जब, तो हम ऐसे उसको एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हम किसके बारे में आगे आपको बताने वाले हैं, एग्जामिनर को बताने वाले हैं। तो जर्नल लाइन सबसे पहली बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए जर्नल लाइन को, ऑप्शनल है वैसे भी। सबसे फर्स्ट रीज़न इसका यही है क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि 250 वर्ड्स में 250 वर्ड्स ही आप अपनी मेहनत से लिखो, क्रैम दिस जर्नल लाइंस। ओके, तो जर्नल लाइंस को क्रैमिंग तो हमारे लिए मतलब ऐसे में बिल्कुल भी क्रैमिंग तो हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ही जब भी हम क्रैमिंग करेंगे तो सिंपल सा रीज़न हमारा स्कोर नहीं आएगा अगर हम क्रैम करेंगे। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जर्नल लाइंस का यूज़ मत कीजिए, उससे अच्छा है आप स्टार्टिंग कीजिए डायरेक्ट अपनी पैराफ्रेजिंग से, कि कोई भी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना आपको अब बताऊंगा मैं, 1-2 एग्जांपल लेंगे हम किस तरह से हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देना सीखें, आप अपना ओपिनियन किस तरह से दे सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्ट पाएगा जो एग्जामिनर के ऊपर, और जिससे ऑफ कोर्स एग्जैक्टली आपका जो बैंड स्कोर है वो इंक्रीज होगा पैराफ्रेजिंग और ओपिनियन बेस्ड से। ओके, तो इंट्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कंक्लूजन। सब मतलब कि 50-50 ही हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको यही बताऊंगा कि आप जर्नल लाइन को स्किप कीजिए। ओके, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास जर्नल लाइन्स नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किप कीजिए। जर्नल लाइन्स की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे पास बनी पड़ी है वो, मैं सिर्फ इसीलिए अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है और आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जर्नल लाइन्स को स्किप कीजिए, मैं इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगा। हम पैराफ्रेजिंग देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो पैराफ्रेजिंग हम 3 तरह से कर सकते हैं। तो पैराफ्रेजिंग में सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है यूज़ ऑफ कनेक्टर्स, यूज़ ऑफ सेंटेंसेस लिख सकते हैं हम, यूज़ ऑफ पैसिव
सेंटेंसेस। सबसे पहला तो जो गेम होती है सेंटेंसेस की, कि सेंटेंस एक पैसिव को एक्टिव में चेंज करना, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, उसके साथ हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है सिनोनियम। ओके, सिनोनियम अप्रोच भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इजी हमारे लिए पैराफ्रेजिंग करना। वो थर्ड वन हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है, जिसमें मिक्सअप करते हैं, मिक्सचर ऑफ सिनोनियम एंड सेंटेंसेस। ओके, जिसमें हम दोनों चीज़ों का मिक्सचर करते हैं, मतलब कि मिक्स यूज़ करते हैं। हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है कि हम एक सेंटेंस को किस तरह से दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, जिससे आपको इजी रहेगा पैराफ्रेजिंग किस तरह से करनी है। तो इससे पूरी वीडियो के बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे पे ही फोकस करेंगे। जितनी भी ज़्यादातर वीडियोज़ आएंगी राइटिंग में, वो हमारी ऐसे के ऊपर आएंगी। तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई आइकन पे दे दूंगा। ओके, तो इसी तरह से हम अपने से की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। तो पैराफ्रेजिंग का आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राइटिंग टास्क 2 में हम अपने पैराफ्रेजिंग का स्टेप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो राइटिंग टास्क 2 में, ये राइटिंग टास्क 2 का डिस्कस बोथ व्यू का क्वेश्चन है। 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि कौन कौन से वो टाइप है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारी बेस्ड नहीं होती कि किस टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन बेस्ड होता है। तो सबसे पहले पैराफ्रेज देखिए। लाइक इन दिस स्टेटमेंट वी हैव टू सीन सम पीपल से हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट, कि जो हिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्कूल का। अदर से इन टूडेज वर्ल्ड, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा या इन दिस वर्ल्ड, सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोर इंपॉर्टेंट देन हिस्ट्री। ये सिंपली हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन है, कि एक जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस या टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको पैराफ्रेज किस तरह से करना है। पैराफ्रेज में एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको किसी भी नॉलेज की ज़रूरी नहीं है, एक्सटर्नल नॉलेज का कुछ भी आपको यहाँ मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस और सिनोनियम वर्ड्स के साथ प्ले करना आना चाहिए। ओके, वो कैसे आएगा वो आपको वीडियो में आ जाएगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाएगी वो स्किल भी। तो लाइक सम पीपल से हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट। इसको सबसे पहले तो आपको तोड़ना है। आपको 2 या 3 सेंटेंसेज में इसको एक सेंटेंस को तोड़ना है कि लाइक सम पीपल से डैट 1 इज़ 1, यहाँ तक हमारा 1 हो गया। हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट, यहाँ तक हमारा 2nd। ओके, तो अदर से इज 3rd। इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर 4th step. Subject like science and technology are most important. This one is our 5th. देन हिस्ट्री, ये आप इसको पूरे को ही 5th मान सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर हम अपना एक ओपिनियन देंगे जिसमें भी ज़्यादा मतलब कि टाइम इन्वेस्ट होगा, या फिर वर्ड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, लेंथी हो सकता है। तो इसलिए आपको कहूँगा कि जर्नल लाइन्स को अवॉइड कीजिए। अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखिए, पैराफ्रेजिंग किस तरह से करते हैं। ये एक बार लाइन आप याद रखिए, फर्स्ट लाइन याद रखिए। सम पीपल से ओके, दिस वन इज आवर पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट effectively. In this statement we have to see like some people say, so in this statement more and more individuals opine that, okay, some people say more and more individuals opine that. This is our first step. Now second line, second is the history is one of the most important school subject, कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट है। इसमें हमने क्या लिखा, हिस्ट्री कास्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस एकेडमिक, कि हिस्ट्री कास्ट मतलब कि इम्पैक्ट पाना, ओके, दबाव पाना। अ प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब कि इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट भी लिख सकते हो, इफेक्ट भी लिख सकते हो। इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस एकेडमिक, ओके, या एकेडमिक ऑफ चिल्ड्रन, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि एस का यूज़ अब हम नहीं करते हैं ज़्यादातर। ऐसे आप देखोगे, सैम्पल आंसर भी देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा कहीं भी कि हमने पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ किया हो, ओके। तो उसकी जगह हम अब आजकल क्या करते हैं कि ऑन द एकेडमिक ऑफ का यूज़ करते हैं, एकेडमिक ऑफ चिल्ड्रंस, ओके। ये हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ किया। अगर आपको नहीं पता कि पंचुएशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है राइटिंग टास्क 2 में, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आई आइकन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप पंचुएशन, हाउ टू यूज़ द पंचुएशन इन राइटिंग टास्क 2 वो भी देख सकते हो। चैनल को विजिट ज़रूर करना, उसमें बहुत सा यूज़फुल फ्रूटफुल मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ चेक इट आउट दिस चैनल राइट नाउ, ओके। तो इस यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप हुआ। आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। इफेक्टिवली का यूज़ कर सकते हो, अनडाउटेबली का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब सिंपली होता है ट्रू
true. Okay, more and more individuals opine that history casts a profound impact on the children's academic. ये सेमीकोलम का यूज़ किया, सेमीकोलम के बाद हमें एक कनेक्टर का यूज़ किया. कनेक्टर मीन्स हमारा जो भी भावना है, हमारी इमोशंस है, वो हमारी एक्सप्लेन करेगा. लाइक हाउएवर का है, हम कंट्रास्ट में इसके किसी भी अगेंस्ट सिचुएशन में जा रहे हैं तो हम हाउएवर का यूज़ करते हैं. मोरओवर की इसी के साथ है ये भी, तो एंड का यूज़ करते हैं, मोरओवर का यूज़ करते हैं, बट का, हाउएवर का, नेवरदलेस का, नॉनदलेस का हम एक अगेंस्ट लुक में यूज़ करते हैं. तो हम फोर्थ देखते हैं. हमारा फोर्थ क्या है? इन दिस वर्ल्ड को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं. लाइक थर्ड हमारा अदर से इज रेस्ट ऑफ द पीपल claim that. Other say rest of the people claim that. Now the fourth one, in today's world, in this contemporary era, in this modern era, you can say. अब जो हमारे पास फिफ्थ वन लाइन है, जो हमारी यहाँ सेकंड लाइन है, जो हमारी सेंटेंस है, और यहाँ हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है. तो मेन स्टेटमेंट ही जो हमारी ये है. तो सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोर इम्पोर्टेंट देन हिस्ट्री. ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ हमने यूज़ किया, यहाँ तक हमारा, तो यहाँ हमने यूज़ किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है. यहाँ एंड प्रॉपर आपको एंड लिखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी आपको पूरा लिखना पड़ेगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले इंडिस्पेंसेबल रोल इन स्कूल करिकुलम. यहाँ तक हमारी ये स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग हो चुकी है. तो यहाँ देन का यूज़ किया, देन हिस्ट्री, तो देन की जगह हमने यहाँ हाउएवर का यूज़ किया. इसका मतलब यही होता है कि दोनों के बीच में कंट्रास्ट है, कि कुछ भी लोग हैं वो ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं. अब आप क्या सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, डिस्कस बोथ व्यू. अब आपको 4 क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है. होप सो आपको पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन पता लगी होगी. रिफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग अच्छी तरह से पता लगी होगी, क्या रिफ्रेजिंग होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, और फिर किस तरह से आप कर सकते हैं. सबसे पहले तो एक बार रिकैप देना चाहता हूँ कि आप इसको टुकड़ों में बांट दीजिए. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, मतलब सेंटेंसेस को टुकड़ों में बांट दीजिए, और फिर धीरे धीरे करके उनको आप एग्जैक्टली चेंज कीजिए. लाइक कोई भी अप्रोच, 3 अप्रोचों में से आप कोई भी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ पैसिव सेंटेंस, सिनोनियम का यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर कर सकते हो. मैं चाहूँगा कि आप थर्ड का यूज़ करो, जिससे आपको ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि बैंड स्कोर आपको अच्छा मिले अगर आप मिक्सचर का यूज़ करोगे. इंट्रोडक्शन में हमारी पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट थी, जो हम कर चुके हैं. और आपको अभी भी पैराफ्रेजिंग के ऊपर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो. मैं आपको ज़रूर नई वीडियो में या फिर लाइव आके भी आपके डाउट्स सोल्व करूँगा गाइज. ओके, तो पैराफ्रेजिंग आप देख सकते हो. उसके बाद हम ओपिनियन पे जाते हैं. ओपिनियन हम किस तरह से दे सकते हैं. हम 3 क्वेश्चनों के ऊपर मेनली बात करेंगे. ये 3 क्वेश्चन डिफरेंट हैं, और कुछ इनमें मतलब कॉमन भी है कि मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए हमारे पास तो हम उसके साथ फैमिलियर और इजीली हम अपना ओपिनियन दे सकें. तो डू यू एग्री डिसएग्री बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है. डू यू एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू, या फिर थर्ड हमारे पास है प्रॉब्लमेट्रिक क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट पे जाते हैं वो ये कहते होंगे कि और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. यस, और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन्हीं 3 क्वेश्चनों में मैं सब कुछ सम अप करना चाहता हूँ. लाइक डू यू एग्री डिसएग्री, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. डू यू एग्री डिसएग्री का मतलब होता है या तो आप एग्री हो या आप डिसएग्री हो. ओके, या किसी सिचुएशन में आप बोथ भी हो सकते हो. कि फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ एग्री नहीं हूँ ना ही मैं डिसएग्री हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट दोनों के लिए वैलिड है, तो आप उसमें बोथ भी लिख सकते हो. ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एग्री ही होना है या डिसएग्री भी होना है. यस, तो इसी के साथ हमारे पास इसी का सब डिवीजन में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, टू व्हाट एक्सटेंट. अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ यही दे दे कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. क्या होता है कि आइल्स में जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद एग्जामिनर अपना क्वेश्चन पुट अप करता है. वो जो स्टेटमेंट होती है वो उसका क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन उसका डिफरेंट होता है जो इस स्टेटमेंट में होता है. उसके बाद वो पुट अप करता है क्वेश्चन, डू यू एग्री डिसएग्री, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, जो आपको स्टेटमेंट दी गई होती है. ओके, उसके बाद होता है डिस्कस बोथ व्यू. अगर 2 पॉइंट स्टेटमेंट के दिए हों तो डिस्कस बोथ व्यू, कि आपको दोनों ही पॉइंट डिस्कस करने हैं. प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इसका प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को डिस्कस करना है. तो ये हमारी बात रही क्वेश्चंस की. तो मैं इन सभी क्वेश्चन को आपको इस टाइम क्यों डिस्कस करा रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो हमारा क्वेश्चनों का कुछ चक्कर ही नहीं होता ना. तो आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ें देखी. जनरल स्टेटमेंट जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लिखने की और आपको अवॉइड करनी है इसको. पैराफ्रेजिंग हमने देखी, पैराफ्रेजिंग के
तरह से हम कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपको पैराफ्रेजिंग करनी बताई भी कि किस तरह से आप कर सकते हो। आप थर्ड वन जो हमारे पास थर्ड इसका सब डिवीज़न है इंट्रोडक्शन का, वो हमारे पास ओपिनियन है कि आप अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हो। जब तक आपको क्वेश्चन का नहीं पता होगा तो आप ओपिनियन अपना दे नहीं सकते, राइट। तो क्वेश्चन इसी का हमें आंसर देना होता है अपने ओपिनियन में, कि आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो वो आपको ओपिनियन में बताना है। आप इसको डिस्कस बोथ व्यू को किस तरह से डिस्कस करना चाहते हो वो आपको ओपिनियन में बताना है, या फिर प्रॉब्लमेटिक ऐसे है वो कि आपको इसका सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों ही डिस्कस करना, वो भी आपको ओपिनियन में बताना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले ही क्लियर हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखें कि क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं और ओपिनियन में कैसे कैसे क्वेश्चनों के किस किस तरह से आंसर दिए जाते हैं। तो ओपिनियन का भी आपको एक अलग ही फंडा बताना चाहता हूं कि मैं देखो सिंपल तरीके में मतलब कि ज़्यादा विश्वास रखता हूं कि आप बिल्कुल सिंपल रहिए। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चलने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में ही कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी यही चाहता है कि स्टूडेंट खुद में ही कन्फ्यूज़ ना हो, कि उसे ये पता हो कि उसने किस सेंटेंस का किस तरह से किस टाइम पे सही यूज़ किया हो। ओके, एग्जामिनर भी यही चाहता है और इसी के बिहाफ पे वो अपना राइटिंग का स्कोर आपका एनालाइज करता है कि राइटिंग का लेवल आपका क्या है। तो देखते हैं ओपिनियन हम किस तरह से लिख सकते हैं। पैराफ्रेजिंग हमने देखी, अब हम देखेंगे कि अपना ओपिनियन किस तरह से लिख सकते हैं। तो ओपिनियन के लिए आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना चाहता हूँ, ताकि मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बहुत बार कहीं वीडियो में आपको बताए हैं, आप जाकर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई आइकन में रिपीट वही बात आपको मतलब कि चैनल देख लीजिए, आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा चैनल पे। ओके, तो इतने लिंक वगैरह मैं स्पैमिंग में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता, तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट ये देखेंगे कि आप अपना ओपिनियन किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस जो ज़रूरी है ओपिनियन के लिए वो आपको बताना चाहता हूँ, और अगर फिर भी यहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आप और कोई सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वैलिड है उस सेंटेंस में, उस जगह पर। ओके, तो वो भी शेयर कर सकते हो। तो देखते हैं हम अपना ओपिनियन किस तरह से लिखते हैं। तो ओपिनियन के लिए आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे ऑल्दो येट का। अब ऑल्दो येट का स्ट्रक्चर हम किस तरह से यूज़ करते हैं मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो ऑल्दो का मतलब हमारे पास हालांकि होता है, लाइक ऑल्दो के बाद हम फर्स्ट सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद कोमा का यूज़ करके हम येट यूज़ करेंगे, या फिर आप येट काट सकते हो, क्योंकि येट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब लाइक यहाँ मैंने कोमा यूज़ किया। ओके, इन स्पीकिंग में अगर मैं कोमा यूज़ करूँगा तो इसके लिए कुछ भी वर्ड नहीं होता कि मैं कोमा कैसे बोलूँ। ओके, इंग्लिश में तो उसके लिए मैं येट का यूज़ करता हूँ, कहीं भी कोमे का यूज़ होता है उसकी जगह मैं येट का यूज़ करता हूँ। यहाँ ऑल्दो के साथ येट का फिर भी यूज़ है, फिर भी इसका मीनिंग बनता है, तो मैं ये येट भी यहाँ काट सकता हूँ अगर सेंटेंस फॉर्म करना है मुझे। तो ऑल्दो प्लस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, कोमा, फिर उसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कर तो रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल्दो दिस वन इज़ गुड, कोमा, बट दिस वन ऑल्सो हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ओके, कि ये अच्छी है लेकिन इसकी खुद की एक इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हमारा मतलब कि 50-50 रहता है कि 50 यहाँ और 50 यहाँ। ओके, तो बॉडी पैराग्राफ आपको मेनली बॉडी पैराग्राफ पे बात करूँगा, यहाँ ओपिनियन पे बात कर रहा हूँ। ओपिनियन का मतलब ऑल्दो 50, तो मतलब 50-50 यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 50 की। 50 में BP1 में अपना डिस्क्राइब करूँगा 50%, और 50% में सेकंड BP में एक्सप्लेन करूँगा, और एक ही स्टेटमेंट के बिहाफ पर एक्सप्लेन होगा। ओके, समझे आप बात को? अगर नहीं समझे हो तो एक बार एग्जाम्पल देखो, हो सकता है ज़्यादा क्लियरिटी एग्जाम्पल के साथ आपको मिले। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल में लाइक जैसे मैंने पहले ये पैराफ्रेजिंग का एग्जाम्पल लिया, अब इसी में ओपिनियन का लेना चाहता हूँ। सिंपल सा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट और कुछ लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के। तो मैं क्या कहता हूँ अपने ओपिनियन में, मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑल्दो, हालांकि इसका मतलब होता है हिंदी में हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हैव मोर बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, कि इसके खुद के मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हैव मोर बेनिफिट्स, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फॉर चिल्ड्रन के लिए। फिर मैंने कोमा का यूज़ किया, कोमा का यूज़ यहाँ येट भी लिख सकता था। अब अगर मैं स्पीकिंग में
ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मैं येट का यूज़ करूँगा, लेकिन अब हम राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ येट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोमा का यूज़ करूँगा सिंपली। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हैज़ मोर बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, कोमा हिस्ट्री, फिर भी इसका मतलब है यहाँ फिर भी हिस्ट्री ऑल्सो स्ट्रीम्स मतलब कि ड्राइव, ओके ड्राइव करना, ड्राइव न्यूमेरियस बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस टू हैव इन स्कूल सब्जेक्ट्स, कि अगर सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम या स्कूल सब्जेक्ट्स में होने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फिर भी हिस्ट्री के, लाइक अवेयर अबाउट द एंसेंट्स टेक्नोलॉजी, ओके या टेक्निक्स, ओके एंसेंट की टेक्निक्स का हमें पता लगेगा अगर हिस्ट्री होगी तो। यहाँ मैंने अपना एक आइडिया भी दे दिया कि आगे मैं किसके बारे में बात करूँगा, तो इस तरह से हम अपना ओपिनियन देते हैं। लाइक ओपिनियन का एग्जाम्पल आपको समझ में आया, इन माई ओपिनियन Although science and technology subject have more benefits for children, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब कि ओपिनियन कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि बोला गया है कि हिस्ट्री है जो वो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नहीं, हाँ ठीक है, मैं दोनों में 50-50 जाऊँगा, मैं 50 हिस्ट्री वालों को सपोर्ट करूँगा और 50 मैं टेक्नोलॉजी वालों को सपोर्ट करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बायस्ड नहीं हूँ मैं किसी के साथ कि साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़कर मैं हिस्ट्री वालों को सपोर्ट करूँगा, मैं 50-50 करना चाहता हूं तो मैं ऑल्दो का स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। ऑल्दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैव मोर बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन, फिर भी हिस्ट्री ऑल्सो स्टेप की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट करती है। तो इसका मतलब मीनिंग मेरा एग्जामिनर को कहने का सिंपली ये है कि फर्स्ट बीपी में मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा और सेकेंड बीपी में मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। सिंपली एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि मैं बात क्या कहना चाहता हूँ। ओके, आपको समझ में आई या नहीं आई वो ज़रूर बताना वीडियो को लाइक करके। ओके, तो अब भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है इंट्रोडक्शन में तो मैं रेडी हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आपके सभी डाउट्स को सारे डाउट्स को कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए, लाइव क्लास लेने के लिए, आपके डाउट्स को अच्छी तरह से सुनने के लिए कि आप किस तरह से बात करना चाहते हो, कौन से डाउट्स आपको तंग कर रहे हैं। राइटिंग टास्क 2 में नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां जाकर भी मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप राइटिंग टास्क 2 चेक करा सकते हो। तो प्लीज़ जल्दी कीजिए अगर कोई डाउट है तो। नहीं, मैं अपने BP1 बॉडी पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। एक बार दोबारा रिकैप करो। Effectively, more and more individuals opined that history cast a profound effect on the children's academic. Okay, punctuation का यूज़ किया. However, rest of the people claim that in this contemporary era, science and technology plays an indispensable role in the school curriculum. In my opinion, although science and technology students have more benefits for children, हालांकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन हिस्ट्री भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, एक लाइक फॉर एग्जाम्पल अवेयर अबाउट द एंसेंट टेक्निक्स, ये मैंने अपना एक आइडिया भी पुटअप कर दिया इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर कि एग्जामिनर देखे इसको। ओके, कि मैं आगे क्यों कह रहा हूँ, मैं स्टेप क्यों ले रहा हूँ कि 50-50 जाना मुझे, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमारी इंट्रोडक्शन समअप हुई और इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही है हमारे पास। सकते हो आप इंट्रोडक्शन में जनरल लाइंस जिसका यूज़ नहीं करना है फिर भी आपको दे दूँगा, आप कर सकते हो यूज़। ओके, अगर आप चाहो तो। लेकिन अब देखो, बिना इंट्रोडक्शन के हमारे इतने वर्ड्स यहाँ पर काउंट हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जनरल लाइन ना भी करो तो कुछ ऑप्शनल है, ये एग्जामिनर कोई ये मैंडेटरी नहीं कहते कि जनरल लाइंस का यूज़ करो। ओके, पैराफ्रेजिंग आपको बताई 3 तरह से होती है, यूज़ ऑफ पैसिव सेंटेंस या चेंज ऑफ सेंटेंसेस या सिनोनियम या फिर मिक्सचर। ओके, उसके बाद ओपिनियन देखा, ओपिनियन हमें क्लियर हुआ कि ओपिनियन किस तरह से देना है। तो ओपिनियन का मतलब इन क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेन क्यों किए। तो अगर डू यू एग्री डिसएग्री आ जाए तो भी आप ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो कि ऑल्दो आई एग्री विद दैट, ओके, बट दिस वन इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर डैट, लेकिन ये एक नेगेटिव है। मतलब ऑल्दो का सेंटेंस यूज़ करना आना चाहिए और आगे इसी वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे ऑल्दो के अच्छी तरह से बनाकर। ओके, बस बोथ व्यू में आप ऑल्दो का यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लमैटिक में किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो दे आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑफ दैट इशू बट ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन द अपकमिंग जनरेशंस। ओके, तो इस तरह से हम प्रॉब्लमैटिक ऐसे को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मेन मतलब क्या होता है, BP1 बॉडी पैराग्राफ में आपको पूरा का पूरा इसका निचोड़ आपको पता लगेगा कि बॉडी पैराग्राफ में इसका मेन मकसद क्या होता है। ओके, क्वेश्चंस का मेन मकसद होता है जो बॉडी पैराग्राफ में होता है। तो इंट्रोडक्शन आपको पता लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अभी जा रहा नहीं हूँ मैं इसी वीडियो में आगे भी बात करूँगा। 3 चीज़ों पर हम पूरा फोकस करेंगे अपना। सबसे पहला हमारा फोकस होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन पे, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम बॉडी पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। जैसे ही हमारा बॉडी पैराग्राफ होगा, हम कंक्लूजन के बारे में आपको कुछ डिफरेंट, मतलब कि एक अलग ही कंक्लूजन बनाना बताऊंगा आपको, कंक्लूजन किस तरह से बना सकते हैं। और फिर इसी के बिहाफ पे हम सैम्पल आंसर्स अपलोड करूंगा मैं, जो मैंडेटरी आपके लिए देखने। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, सो लेट्स गो। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बॉडी पैराग्राफ, आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ बॉडी पैराग्राफ का। आप एक भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, आपके आइडियाज़ के ऊपर भी हाफ होता है वो, कि बॉडी पैराग्राफ कितने होते हैं। लेकिन आपको बताऊँ तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो हमारा डू यू एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्या होता है हमारा, लाइक 50-50 का यूज़ करेंगे। 50-50 का मतलब क्या है, 50-50 मैं हर एक में आपको ये कहता हूँ कि आप 50-50 की अप्रोच ही लीजिए। ये वैसे तो होता है इसमें 100, ओके, 100 एग्री और डिसएग्री। अगर एग्री है तो 100 एग्री के बारे में लिखना है, डिसएग्री हो तो 100% आपको डिसएग्री के बारे में ही लिखना है। ओके, वो जब हम ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे तो पता लग जाएगा कि किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। ओके, लेकिन मैं 50-50 की बात करूँगा यहाँ, और ज़्यादातर 50-50 में ही हम चलेंगे कि 50% मैंने एक सिचुएशन के बारे में बोला और 50% दूसरी सिचुएशन के बारे में बोला। तो देखते हैं बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ हमारे 2 ही बनेंगे मेनली। मैं आपको फोकस करूँगा कि 2 ही बनाओ या 3, मतलब 2 में सम अप कर दो अपना मेनली। तो ओके, तो बॉडी पैराग्राफ में मेन चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे बॉडी पैराग्राफ में, दैट इज टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हाउ टू पुट अप आवर आइडिया, हाउ टू पुट अप आवर आइडिया। यहाँ मैं एक ही आइडिया के ऊपर बात करूँगा, मल्टीपल आइडियाज़ होंगे आपके पास, ऑफकोर्स होंगे। अगर आप राइटिंग लिख ही रहे हो तो मल्टीपल आइडियाज़ तो होने ज़रूरी हैं, मल्टीपल आइडियाज़ होंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ही आइडिया के बारे में बात करूँगा कि एक ही आइडिया को आप किस तरह से एम्फेसाइज कर सकते हो अपना बॉडी पैराग्राफ लिखने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, हाउ टू पुट अप आवर आइडिया, कैसे हम पुट अप कर सकते हैं अपने आइडिया को। थर्ड वन, हाउ टू एक्सप्लेन, how to explain our idea, how to put up our idea. And the fourth one is एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ कंक्लूड करना होगा कि हाउ टू कंक्लूड आवर आइडिया। इस तरह से हमें, मतलब पूरा बॉडी पैराग्राफ में यह हमारा फर्स्ट जो हमारा आइडिया है, हाउ टू डिलीवर और हाउ टू कन्वे आवर आइडिया इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो ये 4-5 चीज़ें हम इस बॉडी पैराग्राफ में सीखेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले सीखेंगे टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है यार, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग है। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली मैं एग्जामिनर को बताना चाहता हूँ कि आने वाले ये बीपीज में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट हमारा इंट्रोडक्शन से कोरिलेट होगा। ओके, इंट्रोडक्शन से लिंकिंग होगी इसकी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट की, और टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट की हमारे बॉडी पैराग्राफ से भी लिंकिंग होगी। अब लिंकिंग किस तरह से होगी वो दिखाता हूँ आपको। आपको याद है, आपको मैंने अभी एक ऐसे बताया था, उसमें हमने देखा कि मैंने किस तरह से आपको पैराफ्रेजिंग करना बताया, किस तरह से मैंने ऑल दो का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर यूज़ किया। ये वाला हमारा सैम्पल आंसर। ओके, तो इसी ऐसे में मैंने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का भी यूज़ किया है। तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट देखेंगे किस तरह से मैंने उसमें यूज़ किया टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का, और उसी तरह से हम अपने सभी सैम्पल आंसर्स में यूज़ करेंगे फिर। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ है। तो मेनली इंस्टीट्यूट पे क्या होता है कि हमें ऐसे रटे रटाइए लाइनें कहा जाता है कि इसका यूज़ करो, उसका यूज़ करो, लाइक टू कमेंस विद, टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद। लेकिन मैं आपको कहूँगा अवॉइड इट, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हाँ सभी स्टूडेंट, आप अकेले नहीं, 100% सभी स्टूडेंट इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो आप स्किप करो ना, ताकि आपका ऐसे ज़्यादा कि अट्रैक्टिव लगे कि हाँ कुछ तो अलग है। ओके, हाँ यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करने को कहूँगा। मैं कहूँगा कि आप टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट से कुछ भी क्रैमिंग का लिखो ही ना, अपने खुद से खुद के वर्ड लिखो, और खुद के मतलब कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट लिख से ही डायरेक्ट शुरू करो अपना बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ 1 है, तो इसमें टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का सिंपली मतलब होता है कि मैं एग्जामिनर को बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना चाहता हूँ। तो कैसे पता लगेगा, एक बार पढ़ना इसको।
देयर आर इननंबरेबल बेनिफिट्स या एस्पेक्ट्स भी कह सकते हो ऑफ हिस्ट्री इन चिल्ड्रंस लाइफ। ओके, चिल्ड्रंस, वही कहा पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोस्ट ऑफिस ऐसा आजकल कोई नहीं लगाता है, काट दो, लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हो। दे आर इननंबरेबल बेनिफिट्स, यहाँ बहुत से बेनिफिट्स है हिस्ट्री के चिल्ड्रंस लाइफ में, विच कैन नॉट बी अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब इग्नोर्ड भी लिख सकते हो। ओके, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होगी। ओके, यहाँ तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होगी। तो सिंपल है, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट सिंपल है। तो अब पूरा ऐसे आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने जनरल लाइन या हुक लाइन का यूज़ किया जो अवॉइड करना आपको, उसके बाद पैराफ्रेजिंग की, ये पूरी पैराफ्रेजिंग है, उसके बाद ओपिनियन का यूज़ किया, उसके बाद टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज़ किया, उसके बाद मैं आइडिया डिलीवर करूँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपना आइडिया, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा अपना आइडिया, फिर एट द लास्ट मैं कंक्लूजन लिखूँगा। सिंपल सिंपल सिंपल। आपको समझ में आया? लाइन वाइज मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया, तो वो चीज़ आपको समझ में आई किस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन हमारी यहाँ क्लियर है, हम बॉडी पैराग्राफ में यूज़ कर रहे हैं। तो बॉडी पैराग्राफ में 50/50 किस तरह से हम कर सकते हैं। तो 50% हम करेंगे BP1 और BP2 में। तो BP1 में सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, ये आपको समझ में आए टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट की किस तरह से हम लिख सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट ऐसी और आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आगे वीडियो में, इसी वीडियो में बताऊंगा कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट और कैसे कैसे आप लिख सकते हो, कैसे कैसे स्ट्रक्चरों का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए सिंपली आपको समझना क्या है कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आने वाले जितने भी हमारे सैंपल्स आएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे इन्हीं टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, क्यों हम यूज़ करते हैं, मेनली बात ये है हमारी, क्यों हम यूज़ करना चाहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो दे आर इननंबरेबल बेनिफिट्स। ओके, एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इन चिल्ड्रंस लाइफ, एस्पेक्ट भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स भी लिख सकते हो, फिस्ट भी लिख सकते हो, पहलू। दे आर इननंबरेबल को आप अबाउंडेंट भी लिख सकते हो, आप प्लेथोरा भी लिख सकते हो, वो वर्ड आपको मिल जाएंगे, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, दे आर इननंबरेबल बेनिफिट्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो मैं इसमें बताऊंगा इन चिल्ड्रंस लाइफ विच कैन नॉट बी अवर्टेड। इसका मतलब यही है कि मैं इसमें हिस्ट्री के बेनिफिट बताऊंगा। तो अब सेकंड हमारे पास क्या है, हाउ टू पुट अप आवर आइडिया। आवर आइडिया, हम आइडिया किस तरह से दे सकते हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे कि सिंपली आइडिया शुरू करेंगे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। ओके, दिस कनेक्टर से, कनेक्टर वगैरह मैं चाहूँगा आप कनेक्टर का यूज़ ही ना करो, छोड़ो, इन सभी कनेक्टर को छोड़ो, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ आप कनेक्टर का यूज़ करो और अपने दिमाग से कनेक्टर के साथ खेलो, ना कि क्रैमिंग करके आप कनेक्टर के साथ प्ले करो। तो यहां देखते हैं मैंने किस तरह से पुटअप किया। तो पुटअप मैंने किया द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट। यहां तक मैंने आइडिया पुटअप किया, अपना आइडिया पुटअप ओपनिंग स्टेटमेंट का यूज किया, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, कि जो इंपॉर्टेंट, कार्डिनल का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कंसीडर कर रहा हूं इज डैट। ओके, या फिर द प्रोवोकिंग फैक्टर इज डैट, ये भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट। ये सभी ओपनिंग स्टेटमेंट्स आपको दूंगा कि किस तरह से, ये सभी मेरी बनाई हुई हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी सैंपल आंसर में नहीं मिलेगी। ओके, शो तो द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, ये हमारे पास क्या होगा, हाउ टू पुट अप आवर आइडिया, तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। ये सिंपल एक दो स्टेप्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें फोकस ज़्यादा लगता है। ओके, कि कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामर की। तो हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडिया, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब जो भी नीचे के हैं ये दो स्टेप वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके माइंड, आपकी नॉलेज के ऊपर बिहाफ होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू कैन इलेबरेट योर आइडियाज़, हाउ टू राइट योर आइडियाज़, हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़। ओके, एंड गिव अ एग्जाम्पल, ए रेलेवेंट एग्जाम्पल। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मोटिव क्या है कि हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़, ये मैं एक डिफरेंट लेना चाहता हूँ। हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़, तो आइडियाज़ एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको डिफरेंट मैंने इसलिए लिया, थर्ड पॉइंट को, फोर्थ वन को भी चाहूँ तो डिफरेंट लूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बैंड स्कोर आपका यही इंक्रीज करेगी और यही दिलवाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तो देखो, ये सब तो जो मैं आपको बता रहा हूँ सब क्रैमिंग करके सब अच्छी तरह से लिख देंगे। ओके, दैट्स इनफ। लेकिन यह हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडिया, यहाँ आपको 2-3
इम्पोर्टेंट स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़ की? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड्स यू हैव टू यूज़। ओके, सेकंड हमारे पास होंगी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास होने चाहिए, वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास होने चाहिए। जब तक आपके पास वर्ड नहीं होंगे आप लिख नहीं सकते। जब तक आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होंगे तब तक आप सेंटेंस स्ट्रक्चरों का यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। जब तक आपके पास ग्रामर नहीं होगी या फिर ग्रामेटिक रेंज या एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक आप ग्रामर के साथ नहीं खेल पाओगे। मतलब जितने भी हमारे 4 क्राइटेरिया हमारे राइटिंग टास्क 2 के ऐसे के हैं वो सभी हमें अप्लाई करने हैं इन्हीं 2 मतलब कि बॉडी पैराग्राफ में। ओके, इसलिए ये ज़्यादा बैंड स्कोर का होता है, 6 बैंड के होते हैं राइटिंग टास्क 2 के। तो वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर और थर्ड नंबर पे इलेबोरेशन, आइडियाज़ एंड कनेक्टिविटी। ये बस 3 के ऊपर फोकस रखूँगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें सब कुछ है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लिखना है जैसे जैसे हम सैम्पल आंसर देखेंगे। तो हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़, तो वर्ड्स वो आपको मिल जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, इसके लिए ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ पहले वीडियो देखिए और यहीं से। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर एलेबरेट करना चाहता हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इसी वीडियो में सब कुछ करेंगे। कंक्लूजन तक आप मेरे साथ रहिए, इस पूरी वीडियो में कंक्लूजन तक आप पूरी ऐसे को एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखेंगे हम किस तरह से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ये हम कर चुके हैं। ओके, और आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी पैराग्राफ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट वी हैव डन, हाउ टू पुट अप आवर आइडियाज़ वी हैव डन, हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़, एक्सप्लेनिंग, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा विद एग्जांपल कि एग्जांपल और ये किस तरह से बॉडी पैराग्राफ कर सकते हैं, और कंक्लूजन भी ये आपको एग्जांपल के तरह एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, और कुछ आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन एक बार यहाँ इलेबरेट दोबारा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमें जो भी होता है एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ ही यूज़ हो सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कम से कम आपको 3 से 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे सीखने पड़ेंगे जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सको। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर का लिंक ज़रूर दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट करना, चाहे और कोई भी लिंक आपको चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे ही हम अपना राइटिंग टास्क 2 लिख सकते हैं। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बॉडी पैराग्राफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। होप सो आपको इन एग्जाम्पलों से सब कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल आपके लिए ये सब कुछ पूरी वीडियो में आपके लिए ये सब कुछ एग्जाम्पल वगैरह मैंने पहले ही अच्छी तरह से सेट करके रखे थे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेन करानी है जिससे आपके लिए इजी हो सब कुछ समझना। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो दे आर अ लॉट ऑफ फिस्ट का मतलब यहाँ हमारे पास होता है कि पहलू। ओके, हिंदी में इसको पहलू कहते हैं। तो ये हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है जो हम कर चुके हैं। तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट में दे आर अ लॉट ऑफ फिट्स या फिर एस्पेक्ट्स बिहाइंड द नोशन। अब नोशन का मतलब हमारे पास स्टेटमेंट है, बिहाइंड द नोशन क्या हमारी स्टेटमेंट, नोशन बिहाइंड पीछे, हमारी स्टेटमेंट के पीछे, डेट जो क्या है, कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना एग्जामिनर के लिए कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी नोशन, फर्स्ट नोशन या सेकंड नोशन, फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसलिए हमने डेट लगा के पहले तो उसको पैराफ्रेज कर दिया हमारे स्टेटमेंट को दोबारा से। वाई आर इंडिविजुअल इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ओके, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग को क्यों हम मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो अब आप कहोगे कि ये टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट चेंज कैसे होगी जो आपने पहले कहा था। देखो, वो हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। हम उस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दे आर अ लॉट ऑफ फिश बिहाइंड द नोशन दैट वाई आर इंडिविजुअल्स इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद जो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट बोली थी कि आइडिया किस तरह से या हाउ टू पुट अप आवर आइडियाज, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसिडर इज दैट, यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास आगे का पोर्शन ये है, उसमें मैंने क्या क्या कहा, उसमें मैंने कहा हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज। अब किस तरह से कहा देखिए,
मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकेम फैमिलियर, हैव बिकेम, ओके ये भी सेंटेंस आपको देखना है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगी, V3 ही लगेगी हैव के साथ हमेशा। तो मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकेम फैमिलियर, फैमिलियर हो चुके हैं विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब यहाँ मैंने कहा वाई आर इंडिविजुअल इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ मैंने कहा द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट, जो मेन पॉइंट इसके ऊपर बिहाफ, इसके ऊपर बेस्ड है वो है मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकम फैमिलियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीपल है जो इंडिविजुअल्स है वो फैमिलियर हो चुके हैं इन प्लेसेस से विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कोमा सिचुएटेड इन देयर रेजिडेंटल एरियाज और सराउंडिंग दैम, जो उनकी रेजिडेंटल एरियाज में या फिर सराउंडिंग्स में सिचुएटेड है। और फिर कोमा पाके मैंने कहा ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, होइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यू टू डैट जिसके कारण दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट टुवार्ड देम। ओके यहाँ तक मैंने अपना पूरा का पूरा आइडिया पुटअप किया कि आइडिया को एक्सप्लेन भी किया कि क्यों, क्योंकि उसका मतलब कि जो फैमिलियर हो चुके हैं और उनका इंटरेस्ट लॉस्ट कर चुके हैं अपना टुवार्ड देयर स्टैचूज़ और जो भी ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको एक आइडिया बताया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा आइडिया भी अपना इसी में देना चाहता हूँ। अगर आप सेकंड आइडिया भी अपने फर्स्ट आइडिया के साथ देना चाहते हो, होप सो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडिया के बारे में पता होगा कि आइडिया किस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आइडिया यानी कि 50-50 में कुछ आप बॉडी पैराग्राफ में जो भी आपकी स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपके कुछ आइडियाज़ होंगे उसको किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हो। तो सेकंड आइडिया मैं दे सकता हूँ अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर इज दैट, कि ये चीज़ जो मैंने बोली है कि बिहाइंड द नोशन दैट वाई आर जो इंडिविजुअल और इग्नोर क्यों कर रहे हैं इंपॉर्टेंस को हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की, तो उसका फर्स्ट आइडिया मैंने यहाँ दिया है कि इस कारण से। अब सेकंड आइडिया मैं देना चाहता हूँ अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर इज दैट नाउ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फेल्ड टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल। ओके फेल्ड है ये अट्रैक्ट करने में, ऐसा क्यों, अब मुझे एलैबोरेट भी करना पड़ेगा। अगर मैंने यहीं ये स्टेटमेंट छोड़ दी तो एग्जामिनर इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएगा और पूछेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ये आंसर पूरा करना होगा और मैंने लिखा ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन और डेकोरेशन, प्रॉपर इनोवेशन, डेकोरेशन, डिज़ाइन और लैक ऑफ फंडिंग के कारण ये मतलब कि फेल्ड है अट्रैक्ट करने में इंडिविजुअल्स को। ओके तो मैं अब इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ तो एग्जांपल दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, कि एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है इट कैन बी ऑब्जर्व डैट अथॉरिटीज़ डू नॉट वर्क ऑन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, की मतलब कि अथॉरिटीज़ होती हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में इतना फंडिंग नहीं करती, उनकी मेंटेनेंस पर इतना फंडिंग नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती इंफ्रास्ट्रक्चर पे एनुअली, ईयरली। डैट इज़ वाई लोकल पीपल गेट बोर्ड, जिसके कारण लोकल पीपल गेट बोर्ड विद ओल्ड डिज़ाइन, ओल्ड डिज़ाइन को देखते देखते मतलब कि नया कुछ भी नहीं होता, उस मतलब कि इंटरेक्शन खो बैठती हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ओके ये एक हो सकता है ना। तो ये अपने जनरल आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है बिल्कुल सब कुछ। तो ये एग्जांपल भी मैंने खुद की अपनी खुद की सोच से जैसे मर्जी एक बिल्ड किया, एक पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन एग्जांपल बिल्ड किया। ओके तो मेन क्या होता है हमारे लिए, जो भी हमारे माइंड में चल रहा हो उसे हम इंग्लिश में लिख सकें। ओके और बिल्कुल प्रॉपर हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो एग्जामिनर को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हमने यहाँ इसमें क्या क्या देखा बॉडी पैराग्राफ में, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, हाउ टू पुट अप आवर आइडियाज़ मतलब कि ओपनिंग स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है, हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़ ये हमने देखा, एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा, हमने हाउ टू एक्सप्लेन आवर आइडियाज़ प्लस हाउ टू ऐड डिफरेंट और अनदर आइडियाज़ वो हमने देखा। उसके बाद अब लास्ट में कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन किस तरह से अपने बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक कंक्लूजन अलग होता है जो हमारा मतलब कि जो हमारे पास होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है, इसमें बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही एक कंक्लूजन होता है। ओके तो उसके बारे में भी देखेंगे, उसके बारे में ही इंपॉर्टेंटली देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं। ओके वर्ड के ऊपर वोकैबुलरी बहुत सी चैनल पे पड़ी है, जाके आप देख सकते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, एलैबोरेशन ऑफ आइडियाज़ देख सकते हो, और इसमें भी एग्जांपल्स मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, एग्जांपल्स के ऊपर अलग वीडियो भी बनाऊंगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंक्लूड से, कंक्लूजन किस तरह से दे सकते हैं बॉडी पैराग्राफ में। कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, इसमें 5 से 10 एग्जांपल्स दूंगा या फिर 10 ज़्यादा हो जाएंगे, 5 एग्जांपल दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो
और 5 डिफरेंट एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बिल्कुल ही मतलब कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अपना आइडियाज़ कि किस तरह से आपको बॉडी पैराग्राफ लिखना है आगे से। और सैम्पल आंसर में अगले वीडियोज़ के जितने भी सैम्पल आंसर होंगे उसमें हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। इसको देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है 11 से शुरू करेंगे। दे आर इनम्बरेबल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बिहाइंड द रूब्रिक टेक्स्ट। रूब्रिक का मतलब भी हमारे पास नोशन होता है, स्टेटमेंट होता है। ये वर्ड्स आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। रूब्रिक डेट यूज ऑफ बाइसाइकिल इन मेगा सिटीज आर द कंस्ट्रक्टिव वे, मतलब कि पॉजिटिव वे इन ऑर्डर टू कि इन फॉर्म ऑफ इन ऑर्डर टू कोप अप विद, कोप अप मतलब कि सोल्व करना या फेस करना विद एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, या तो आप इस तरह से अपना, ये टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का एग्जांपल है ये। दे आर इननंबरेबल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बिहाइंड द रूब्रिक। यहां तक तो स्टेटमेंट होगी। रूब्रिक डेट, कौन सी स्टेटमेंट, एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, तो मैंने डेट लगा के अपनी स्टेटमेंट बोली। किसके ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट, किसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो डेट लगा के मैंने आगे अपनी स्टेटमेंट बोली। यूज ऑफ बाइसाइकिल इन मेगा सिटीज आर द कंस्ट्रक्टेड वे इन ऑर्डर टू कोप अप विद एनवायरमेंटल इशू। एक तो इस तरह से मैंने अपने पैराफ्रेज किया अपनी स्टेटमेंट, किसके बारे में इस BP1 में बॉडी पैराग्राफ में बोलना चाहता हूँ, या फिर मैंने सिंपली अपना मतलब कि एक नाउन का यूज़ किया, लाइक हाउ आर बाइसाइकिल्स एड का मतलब हेल्प टू ओवरकम द एनवायरमेंटल इशू। दोनों का मतलब एक ही है, सिंपली दोनों पैराग्राफ में रिफ्रेज हैं, तो आप दोनों में से कोई सा मर्जी यूज़ कर सकते हो फॉर योर टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट। ओके, तो ये इसका मतलब बिल्कुल सेम था कि या तो आप ये यूज़ कीजिए या आप ये यूज़ कीजिए, वे दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक वेरिएशन आपको अलग ही देखने को मिल सकती है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा कुछ ऐसा ही है जिसमें हमने बताया है कि आप किस तरह से आप एक आइडिया को डिलीवर कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो देखते हैं, द कार्डिनल बेनिफिट इज दैट नाउअडेज एवरीवन प्रेफर द प्राइवेट कार्स विच लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। ओके, द कार्डिनल पॉइंट बेनिफिट इज दैट, जो सबसे पहला कार्डिनल बेनिफिट है वो ये है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, अब देखते हैं किस तरह से हम आइडिया दे सकते हैं। तो नाउअडेज एवरीवन, तो सभी एवरीवन प्रेफर द प्राइवेट कार्स अपनी प्रेफर करते हैं, विच लीड्स मतलब कि ड्राइव करना, लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। तो प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम लीड्स करता है कि जो जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक कंजक्शंस होती हैं। इवन इफ, कोमा के बाद हमने इवन इफ का यूज़ किया, वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं एक वीडियो में, जिसमें मैंने सभी कुछ मतलब कि एक्सप्लेन किया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस क्या होता है, और कैसे हम इवन इफ का यूज़ कर सकते हैं, उसमें बता चुका हूँ मैं। तो प्रॉब्लम, तो इवन इफ इंडिविजुअल्स यूज बाइसाइकिल रेदर देन व्हीकल, द ट्रैफिक प्रॉब्लम कैन बी रिजोल्व एंड द साइकिलिंग एक्टिविटी कीप फिट एंड फिट द पीपल टू, कि इससे फिट भी रहते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स रेदर देन। इवन इफ का मतलब यही होता है कि अगर इसका मतलब होता है अगर, कि इसमें सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करी, फिर इवन इफ इंडिविजुअल यूज बाइसाइकिल, अगर इंडिविजुअल यूज करेंगे बाइसाइकिल तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होने की और फिट भी रहेंगे। ओके, मतलब डबल बेनिफिट होंगे इंडिविजुअल के लिए। अब ये एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं, तो इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल किस तरह से दूंगा, 13 एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये 13 एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो देखते हैं ध्यान से। टू एग्जाम्पलीफाई ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट इन 2010 द यूरोप क्यों लगाया, क्योंकि कंटिनेंट है तो इसके साथ द का लगाना ज़रूरी है। USA के साथ, UK के साथ, ये सभी कंटिनेंट के साथ हमारा द लगाना ज़रूरी है। तो आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिए। द यूरोप वॉज इन लाइमलाइट, यूरोप वॉज एक इन 2010 में यूरोप है जो वो लाइमलाइट में था। क्यों? बिकॉज अथॉरिटी अनाउंस्ड अ मोटर फ्री डे, क्योंकि उसने एक यूरोप ने मोटर फ्री डे एक अनाउंस कर दिया था इटली में। देयरफॉर, जिसके कारण, देयरफॉर का मतलब हम कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई देयरफॉर इट कास्ट अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द रेट ऑफ पोल्यूशन डिक्लाइन रैपिडली, जिससे क्या हो गया था कि पोल्यूशन डिक्लाइन हो गया था रैपिडली, मतलब कि एकदम। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटर फ्री डे, मुझे तो ये भी पता है मोटर फ्री डे क्या होता है, तो मुझे तो पता ही नहीं कि किस तरह से यूज़, तो मुझे भी नहीं पता था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक क्रिएशन है, माइंड की क्रिएशन है, जो मैंने मतलब
सिंपली इसमें पुट अप कर दिया मोटर फ्री डे। ऐसा कोई डे भी नहीं है जो यूरोप ने मतलब कि अनाउंस किया हो, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो आप भी बना सकते हो बिल्कुल सिंपली। सिर्फ आपको ग्रामर के ऊपर अपनी फोकस करना है। ओके, तो 14th एग्जाम्पल देखते हैं, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कंट्रास्ट भी एक कुछ चीज़ होती है जो अगेंस्ट स्टेटमेंट को खींच देती है। जब हमने हाउएवर का यूज़ किया तो उसमें हाउएवर का हमने यूज़ किया कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट्स को डिफरेंट दिखाने के लिए। तो यहाँ तक हमारा BP1 कंप्लीट है। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ 50% के, तो नेवरदलेस इन स्पाइट ऑफ, जैसे कि यहाँ मैंने अब यूज़ किया यूज़ ऑफ बाइसाइकिल का यूज़, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे ऑर्डर टू दिस, ठीक है, कि हाँ कि क्यों करना चाहिए बाइसाइकिल का। अब यहाँ पॉजिटिव मैंने अगर बाइसाइकिल के बताए हैं तो 50% मुझे नेगेटिव बताने हैं बाइसाइकिल के, तो नेगेटिव के लिए मैं नेवरदलेस का यूज़ करूँगा। नेवरदलेस इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इट स्टीम्स द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज टू, कि इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज भी हैं। कौन से हैं? तो सबसे पहले द प्रोवोकिंग फैक्टर इज डेट, जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ओइंग टू द नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, ओइंग टू मतलब के कारण से, ओके, टू द नॉन मोटराइज्ड व्हीकल के कारण पीपल रिक्वायर मोर फिजिकल लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। ओके, एंड द अनदर पॉइंट इज डैट, और दूसरा पॉइंट ये है कि बाइसाइकिल आर नॉट एबल टू कैरी हैवी और मल्टीपल स्टफ एज अदर ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, और ज़्यादा स्टफ भी नहीं उठा सकती है जैसे कि ट्रेन उठा सकती है। ओके, तो देयरफॉर दे आर इन्यूमरेबल लिमिटेशंस, यहाँ इसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। इवन इफ, अगर पीपल यूज बाइसाइकिल फॉर आउटडोर वर्क विच कैन नॉट बी अवर्टेड, अगर पीपल इसको आउटडोर वर्क के लिए यूज़ करते हैं तो ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, जो ये पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं। ओके, तो अब कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। बॉडी पैराग्राफ कर चुके हैं। ओके, तो अब क्या कुछ हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, अब बॉडी पैराग्राफ हम कर चुके हैं। किस तरह से बॉडी पैराग्राफ देखेंगे अगली वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में सैम्पल आंसर के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, बॉडी पैराग्राफ देख चुके हैं, अब हमें कंक्लूजन के ऊपर फोकस करना है कि कंक्लूजन में कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में अपने ऑल्दो का यूज़ किया, तो इसमें भी हम ऑल्दो का ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। लेकिन आप कहोगे कि रिपीट क्यों करना सेंटेंस स्ट्रक्चर को, लेकिन इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ वे उसका चेंज कर देंगे। ऑल्दो की जगह हम सिंपली वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल का मतलब ही ऑल्दो होता है, ऑल्दो का मतलब वाइल होता है। ओके, वाइल किस तरह से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कि टू कंक्लूड कनेक्टर का यूज़ करेंगे ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ अब हम कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं पूरे ऐसे के। टेंड टू रिटरेट दैट, कि मैं ये रिटरेट करना चाहता हूँ। आई टेंड टू रिटरेट दैट, ये रिटरेट मतलब कि सारा का सारा सम अप करना चाहता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ। वाइल की जगह एकदम ऑल्दो यहाँ पर रख कर देखिए एक बार। तो यूज ऑफ बाइसाइकिल कैन रिजोल्व द बिगर इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग टूडे। हालांकि यूज ऑफ बाइसाइकिल कैन, कि जो यूज़ है बाइसाइकिल का, कैन रिजोल्व द बिगर इश्यूज, रिजोल्व मतलब कि सोल्व कर सकता है बड़े इश्यूज, डेट का मतलब है जो पीपल आर फेसिंग टुडे, जो पीपल आजकल फेस कर रहे हैं, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज का मतलब यहाँ क्या था, फिर भी इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज और आउटडोर टास्क। ओके, फिर भी ये सूटेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है ये सब तो हम बॉडी पैराग्राफ में बता चुके हैं, और ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या बनता है हमारा, वाइल यूज ऑफ बाइसाइकिल कैन रिजोल्व द बिगर इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग टुडे लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज और आउटडोर टास्क। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो होप सो पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखी होगी। आप अपना एसे चेक करवाना चाहते हो, लेवल देखना चाहते हो, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और कोई भी इंक्वायरी हो कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट का आपको जवाब नहीं मिले तो आप पर्सनली DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया जाएगा, ये दूंगा मैं मतलब कि। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट चैनल है मेरा, वो बिल्कुल व्लॉग के ऊपर है, क्योंकि इस वीडियो में बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आइल्स से रिलेटेड। जो भी आइल्स से रिलेटेड हो वो चीज़ इंक्वायरी हम इस पूरे चैनल में अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन आइल्स के बाद क्या, आइल्स के बाद आप बाहर जाओगे, बाहर जाकर आपको मतलब कई चीज़ों से आप फैमिलियर नहीं होंगे, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं
व्लॉग्स पाऊँ कि किस तरह से बाहर जाकर आप अपना अच्छा मतलब कि एक रेंटल रेजिडेंटल हाउस ले सकते हो, ओके, रेंट पे, और किस तरह से आप मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये जो कॉमन नेसेसिटीज़ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो किस तरह से आप कर सकते हो। तो होप सो आप सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे दिस ईयर, होप सो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम giving my 100% to understanding you all that type of topic which are very important for you, how to write an essay in IELTS writing task 2, और इसके बाद हम सैम्पल आंसर पे ही सीधा जंप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।